इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कैलकुलेट होगी, और टैक्स जो लगेगा वो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो टैक्स है वो। ठीक हो गया, इनकम भी पता चल गई, टैक्स भी पता चल गया। अब अगला स्टेप है, अगले स्टेप में ये है, अगला स्टेप है, अगले स्टेप में ये है कि एक तरफ टैक्स है। अगला स्टेप है, ये इनकम टैक्स कितने पीरियड की इनकम पे लगता है? 1 साल की, 1 साल की इनकम पे लगता है। दूसरे नंबर पे आ गया, 1 साल की इनकम पे लगता है। दूसरे नंबर पे ये बात आ गई कि साल की इनकम पे तो लगता है, लेकिन वो साल शुरू कब होना है? 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का पीरियड। 1 जुलाई से लेके 30 जून का पीरियड। अब अगर ये बात भी समझ आ गई तो अब अगली बात वो ये है कि यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 1 जुलाई से 30 जून तक के पीरियड की इनकम को राइटली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, या उनके लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पे बैंक 1 जुलाई से 30, बैंक अपनी सारी वर्किंग 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के पीरियड की करता है। बैंक अपनी सारी वर्किंग 1 जनवरी से 31 दिसंबर के पीरियड की करता है। अब जब उसे कहा जाता है कि 1 जुलाई से 30 जून के पीरियड की इनकम निकालो तो उसे मौत पड़ जाती है। वो कहते हैं भाई हमारी सारी वर्किंग आउट हो जाएगी, हम इसको सही से प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। गन्ने की फसल उगती ही उस पीरियड में है, और फिर इस पीरियड में गन्ने की फसल हो रही है, गन्ना तैयार हो रहा है, फिर उस गन्ने से उन्होंने चीनी बना के बेचनी है। ये वाला पीरियड फिजिबल ही नहीं है उनके लिए कि वो 1 जुलाई से 30 जून तक जाएं। ये वाला पीरियड उनके लिए फिजिबल। अब ऐसे केस में फिर टैक्स वाले इजाजत दे देते हैं। टैक्स वाले क्या इजाजत दे देते हैं? 1 जुलाई से 30 जून पर अगर आप नहीं कर सकते तो हम आपको इजाजत दे देते हैं कि आप 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक रिकॉर्ड कर लें। सर समझ आ रही है? फिर दूसरे नंबर पे अगर आप 1 जुलाई से 30 जून तक इनकम सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के पीरियड की इनकम को कैलकुलेट करें। सर जी समझ आ रही है? टैक्स वाले खुद इजाजत दे देते हैं। हाँ, फिर उस पीरियड को नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं कहा जाता, स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाता है। ये सारी स्टोरी मैं आपको 30 सेकंड में सुनाऊं। 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म हो जाए नॉर्मल टैक्स ईयर है, 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म ना हो स्पेशल टैक्स ईयर। इतनी सी बात ही है। सर समझ आ गई? नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है समझ आ गया? स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है समझ आ गया? जरा एक बार इसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इनकम टैक्स वो टैक्स जो इनकम पे लगता है, कितना? जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे लिखा होगा। इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक। 3 काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर है। एक नॉर्मल टैक्स ईयर, एक स्पेशल टैक्स ईयर, एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल, स्पेशल और नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म हो जाए। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर है, 12 माह का पीरियड है लेकिन अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर है, यानी वो 30 जून पे खत्म। अच्छा जी, बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि स्पेशल लोगों के लिए
उनको स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ कर दे, जैसे शुगर मैन्युफैक्चर को 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, राइस एक्सपोर्टर्स को 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक को 1 जनवरी से 31 दिसंबर। यार मेरी बात समझ आ गई है? ये स्पेशल टैक्स ईयर, नॉर्मल क्या है और स्पेशल क्या है, जल्दी से रीड कर लें सर। जी सर जी, आगे चलते हैं थोड़ा। सर जब मैं कहूं नॉर्मल टैक्स ईयर तो आपके जेहन में क्या आना चाहिए? 12 माह का पीरियड 30 जून पे खत्म हो रहा है। और जब मैं कहूं स्पेशल टैक्स ईयर तो आपके जेहन में क्या आना चाहिए? 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म। यार चौकस होके सुन रहे हो ना? अब जरा अगली बात सुनना। वो कहता है कोई बंदा चाहता है मैं नॉर्मल से स्पेशल पे चला जाऊं या स्पेशल से नॉर्मल पे चला जाऊं, तो क्या करना पड़ेगा? अगर नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना चाह रहे हो तो क्या करोगे? सर वो कहते हैं हम कमिश्नर को दरखास्त देंगे, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने के लिए कमिश्नर को दरखास्त देंगे। कमिश्नर देखेगा कोई कंपेलिंग नीड, जेन्युइन नीड जरूरी है या नहीं है। अगर कमिश्नर ने नतीजा निकाला कि हाँ वाकई कोई कंपेलिंग नीड है तो कमिश्नर इजाजत दे देगा। हाँ अगर कमिश्नर ने नतीजा निकाला कि कंपेलिंग नीड नहीं है तो कमिश्नर इजाजत नहीं देगा। अगर कमिश्नर ने यह नतीजा निकाला कि कंपेलिंग नीड है तो कमिश्नर इजाजत दे देगा और टैक्स ईयर चेंज कर दिया जाएगा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ। एक बार कमिश्नर ने हाँ कर दी कि ठीक है तुम्हें इजाजत है, तुम नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ चल जाओ। कमिश्नर इसके बावजूद बाद में जब देखा कि इसने मुझे उल्लू बना दिया है या इसको तो जरूरत ही नहीं, तो कमिश्नर हाँ करने के बाद भी अपना फैसला विड्रॉ कर लेगा। और अगर कमिश्नर ने हिसाब लगाया कि कोई कंपेलिंग नीड है ही नहीं तो कमिश्नर उसको इजाजत नहीं देगा, ना कर देगा। कमिश्नर ने उसको ना कर दी तो फिर क्या कर सकते हैं? बोर्ड के पास नजरसानी की दरखास्त दे सकते हैं और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। सर जी समझ आ गई है? जल्दी से इसको एक बार रीड कर लीजिए जी। और यार पढ़ा एक बार, सर अंग्रेजी में यही बातें लिखी हुई हैं, मैं फिर भी आपके साथ एक बार पढ़ देता हूँ। टैक्स पेयर परमिशन ले सकता है कि वो स्पेशल इनकम टैक्स ईयर ले सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। सर क्या कंडीशन है? अब पर्सन में अप्लाई, पर्सन अप्लाई कर सकता है कमिश्नर को, किसके लिए? चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए। क्या करना है? नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल के लिए। कमिश्नर क्या करेगा? इजाजत दे दे, ग्रांट परमिशन, इजाजत दे देगा। कब? जब वो देखेगा कि पर्सन के पास क्या है? कंपेलिंग नीड टू यूज स्पेशल और नॉर्मल टैक्स ईयर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन दैट मे बी इम्पोज्ड बाय द चेंज ऑफ टैक्स ईयर ग्रांटेड बाय द कमिश्नर मे बी विथड्रॉन। चेंज ऑफ टैक्स ईयर क्या हो जाएगी? विथड्रॉ कर ली जाएगी, रोक ली जाएगी। A change of tax year granted by the commissioner may be withdrawn if in his opinion it is no longer feasible, अगर उसके मुताबिक वो feasible नहीं थी, but after giving an opportunity of being heard to the person। सर opportunity of being heard का मतलब होता है सफाई पेश करने का मौका। अरे यार तुमने कल से नहीं आना, कहता सर मेरी बात तो सुन ले। उसका की मतलब है? मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे, सुने सुने मेरी सुनवाई हो जाए। सर समझ आ रही है? तो भाईजान अगर उसने को कहा नहीं मैंने तुम्हें हाँ कर दी थी अब ना है, उसने कहा मेरी बात तो सुन ले, यानी विड्रॉ किया जा सकता है लेकिन एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर दी जाएगी। An order of commission for the change of tax rate shall take effect। सर जी जब इजाजत मिल गई नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की, तो वो ईयर एंड जब खत्म होगा उसके इमीडिएटली बाद जो अगला टैक्स ईयर होगा स्पेशल या नॉर्मल वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इफेक्ट आ जाएगा। वो कहता है ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर एज मे बी स्पेसिफाइड। वो कहता है
नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे थे, अब जब नॉर्मल खत्म होगा तो उसके बाद स्पेशल टैक्स से आपका साल शुरू होगा। और अगर स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जा रहे थे तो अब जब स्पेशल टैक्स खत्म होगा तो उसके बाद नॉर्मल टैक्स की तरफ चलेंगे। यानी नॉर्मल टैक्स खत्म हो गया तब दोबारा नॉर्मल टैक्स शुरू नहीं होगा, या स्पेशल टैक्स खत्म हो गया तब दोबारा स्पेशल टैक्स शुरू नहीं होगा। क्या होगा बताता हूं सर। अभी अगर कोई बंदा डिससेटिस्फाइड है विद द ऑर्डर में फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेगा बोर्ड के साथ और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। जल्दी से एक बार फिर रीड कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। लो सर, अगर आप ये कहते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना है तो उसका क्या तरीकेकार होगा, सुने। नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना है तो उसका क्या तरीकेकार होगा। सर जी, आपका साल था 1/7/2022 से शुरू हुआ था और ये खत्म होना था 30/6/2023 को। आपने दरख्वास्त दी कि मुझे क्या कर दो, नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे ले जाओ और मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर हो जाए। तो 30 जून 2023 के इमीडिएटली बाद स्पेशल टैक्स ईयर कब शुरू हो सकता है, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024। ऐसा ही है। वो कहता है आपने नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की दरख्वास्त दी और वो कबूल हो गई, एक्सेप्ट हो गई, अप्रूव हो गई, तो अब नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आ जाए। नॉर्मल से स्पेशल। अब इसका दरमियानी जो पीरियड है, अब इसका दरमियानी भी पीरियड है, कितना, 1/7/2023 से 31/12/2000 है ना सर। ये जो दरमियानी पीरियड है इसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसको क्या कहते हैं सर। होता ही है कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, मैं दरमियान में नमाज पढ़ने के लिए भेरा रुक जाता हूँ, तो भेरा मेरी मंजिल नहीं है, वो रास्ता है। सर समझ आ रही। बिल्कुल इसने भी नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आना है, ये नॉर्मल से स्पेशल का सफर है। दरमियान का जो रास्ता है इसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर समझ आ रही है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो भाई याद रखना, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पर जाते हुए दरमियान में जो रास्ता आता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगली ले लो। हम जा रहे हैं स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ। कहां से कहां जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ईयर था 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022। आपने कहा ये मेरा स्पेशल टैक्स ईयर है, मैं नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाना चाहता हूं। तो नॉर्मल टैक्स ईयर कब खत्म होता है, 30/6। शुरू कब होता है, 1/7। सवाल ये पैदा हो रहा है 30 सितंबर 2022 के इमीडिएटली बाद 1 जुलाई कब आएगा सर। इसके इमीडिएटली बाद 1 जुलाई 2023 में आएगा और ये कब खत्म होगा फिर, 30 जून। यार बात समझ में आ रही है। ये बन गया स्पेशल टैक्स ईयर, ये बन गया नॉर्मल टैक्स ईयर। इसके दरमियान का पीरियड है कितना, 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और कब खत्म होगा,
30 जून 2023, इसको क्या कहा जाएगा? यार समझ आ रही है? इसको कहा जाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसको कहा जाएगा तो नॉर्मल से स्पेशल और स्पेशल से नॉर्मल के दरमियान में जो पीरियड आता है उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। आ जाओ मेरे साथ। आपके सामने आ गया सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और उसकी एग्जांपल। जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या हुआ? जब कोई बंदा चेंज करता है, कमिश्नर ने इजाजत दे दी, टैक्स ईयर चेंज कर दिया, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाते हुए जो दरमियानी पीरियड है या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते हुए जो दरमियानी पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। अच्छा जी, 4 बातें कर ली और 5वीं बात जो है वो भी आपसे करने लगा हूं, और वो है 5वीं बात यह है कि इसको डिनोट किससे किया जाता है? क्या किससे किया जाता है? डिनोट। डिनोट कहते हैं शो करना, जाहिर करना। इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको शो किससे किया जाता है? इसको जाहिर किससे किया जाता है? देखिए, अगर मैं नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करूं तो जिस साल नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म होता है उसको उससे डिनोट किया जाता है, यानी इसको कहा जाएगा टैक्स ईयर 2023 है। नॉर्मल टैक्स ईयर जिस साल खत्म होता है उसको उससे डिनोट किया जाता है। यहां पर नॉर्मल टैक्स ईयर कब खत्म हुआ है? 30 जून 2024। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसका टैक्स ईयर क्या है? और मुश्किल तो नहीं लग रहा भैया? जिस साल नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म हुआ उसे उससे डिनोट किया जाएगा, खत्म। शो किया जाएगा, जाहिर किया जाएगा। डिनोट का मतलब समझने के लिए एक बात ये भी समझ लो कि हर साल टैक्स का कानून में तब्दीली आती है, तो किस साल के टैक्स के कानून लगेंगे जिससे उसे डिनोट किया जाएगा। यानी इस पीरियड में इनकम, इस पीरियड में जो इनकम आई है उस पर जो रूल्स अप्लाई होंगे वो टैक्स ईयर 2024 के अप्लाई होंगे। सर टैक्स ईयर 2023 के रेट्स और थे, टैक्स ईयर 2024 के रेट्स मुख्तलिफ हैं। सर जी मेरी बात पिक हो रही है? तो अब जो इस टैक्स ईयर 2024 में आपने इनकम कमाई है इस पे रेट भी टैक्स ईयर 2024 के लिए। ये जो बजट आता है ये 30 जून के बाद आता है? नहीं भाई, फाइनेंस बिल जून के महीने में होता है और उसके बाद फाइनेंस एक्ट बनता है, और ये टैक्स जो जून के महीने में सारी कार्रवाई हो रही होती है, इसका जो कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये इम्प्लीमेंट होता ही 1 जुलाई से 30 जून के पीरियड के लिए है। जी भाई, 1 जुलाई क्यों? 1 रमजान तो मैंने सुनी है, 1 जुलाई आपसे ही सुनी है। सजीब बैंक का तो स्पेशल टैक्स ईयर होता है, 1 रमजान की होती है ज़कात के हवाले से। ठीक हो गया? या न्यू ईयर की 1 जन। हाँ, बहरहाल इसका कोई डायरेक्ट टैक्स से ताल्लुक नहीं है, परेशान ना हो। ठीक है, लो सर यार समझ गए हो? अब आ गया स्पेशल टैक्स ईयर को किससे डिनोट करना है। यार ये मामला तो सीधा सीधा था, जो साल था वही
एज इट इज उसको उस टैक्स ईयर से डिनोट करते हैं। अब अगला स्टेप है स्पेशल टैक्स ईयर को किससे डिनोट करना है। स्पेशल टैक्स ईयर को किससे डिनोट करना है, इसका जवाब ये है स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट किया जाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट किया जाएगा किससे। स्टेप नंबर 1 हम पहले देखेंगे ईयर एंड, देखेंगे ईयर एंड दूसरे स्टेप में देखेंगे मंथ ऑफ ईयर एंड तीसरे स्टेप में देखेंगे अगर मंथ ऑफ ईयर एंड 1 से 6 तक है तो इसे डिनोट किया जाएगा सेम टैक्स ईयर। अगर ईयर एंड 7 से 12 तक है तो इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर +1। वो सर समझ आ रही है। मिसाल लीजिए ये स्पेशल टैक्स ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2024। सबसे पहले डेट देखी 31 दिसंबर 2024, उसके बाद मंथ देखा। सर मुझे बताइए 1 से 6 है या 7 से 12 है। सर जी अगर 7 से 12 है तो +1 कर देंगे, यानी इसको कहा जाएगा टैक्स ईयर 2025 से डिनोट किया। अच्छा जी मेरी बात समझ आ रही है, इसको टैक्स ईयर 2025 से डिनोट किया जाएगा। एक एग्जांपल और लीजिए सर 30 सितंबर 2022 स्पेशल टैक्स ईयर है। स्टेप 1 में इसकी डेट देखनी है, डेट क्या है। उसके बाद स्टेप 2 में मंथ देखना है, मंथ क्या है, 1 से 6 है या 7 से 12 है। अगर 7 से 12 है तो फिर इसको कहा जाएगा टैक्स ईयर 2023, यानी टैक्स ईयर 2023 के असूल लागू किए जाएंगे इसकी इनकम और टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ओ भैया मेरी बात पिक कर रहे हो। स्पेशल टैक्स ईयर पर भी स्पेशल टैक्स ईयर को किससे डिनोट किया जाएगा, उस पर भी सेम यही रूल लगता है। आ जाए जरा देखते हैं। सर जी 31/12/2023 मुझे देखिए स्टेप नंबर 1 डेट देखी 31/12, स्टेप नंबर 2 मंथ देखा, 1 से 6 7 से 12 है, +1 कर दिया, यानी टैक्स ईयर 2000। इधर आ जाओ, सबसे पहले डेट देखी 30 जून, उसके बाद मंथ देखा 1 से 6 7 से 12, बोलो तो सही यार। तो टैक्स ईयर क्या होगा, भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा। आ जाओ कुछ एग्जांपल्स करो। आ जाए भाई। स्पेशल टैक्स ईयर जहां भी एंड हो रहा है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल टैक्स ईयर। सर जी एक साथ 2019 से 30/6/2022, सर ये क्या है, नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशनल है। नॉर्मल है, इसको डिनोट किससे करेंगे, टैक्स ईयर 2020 से। शाबाश। पॉइंट नंबर 2, 1/9/2019 से 31/8/2020 नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशनल है,
स्पेशल। ट्रांजिशनल जो है ना वो कभी भी 12 माह का नहीं होता, उससे कम का होता है। तो भैया 1/9/2019 31/8/2020 ये स्पेशल टैक्स ईयर है, डिनोट किससे करेंगे सर? 1 से 6 है या 7 से 12 है? 7 से 12 है तो +1 कर दीजिए। टैक्स ईयर 2021। डिटरमिन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड मेंशन बिलो। 1/9/2021 से 31/8/2022। सर जी मुझे बताइएगा, ये स्पेशल टैक्स ईयर है, डिनोट किससे करेंगे? सर जी पहले ईयर एंड की डेट देखी, फिर मंथ देखा, 1 से 6 7 से 12 है। सर 7 से 12 है तो टैक्स ईयर 2023 होगा। फिर 1/1/2022 से 31/12/2022। तो भाई आपने डेट देखी 31/12/2022, आपने मंथ देखा 12, 1 से 6 या 7 से 12? 7 से 12 तो +1 टैक्स ईयर 2023 होगा। पार्ट सी की तरफ चलता हूँ। पार्ट सी अब ध्यान से करना। 1/4/2022 से 31/3/2023 स्पेशल टैक्स ईयर है, और 1 से 6 है तो ये सेम होगा, टैक्स ईयर 2023। 1/5/2022 से 30/4/2022 सर ये स्पेशल टैक्स ईयर है, और ये किससे डिनोट होगा? 1 से 6 है, सेम। सर 1/7/2022 से 30/6/2023 ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, तो ये होगा डिनोट 2000। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? ये हमारी डिस्कशन थी। जल्दी से एक बार आपकी किताब में जो E1 और E2 है जल्दी से वो अटेम्प्ट करें, उसमें कुछ डिफरेंस है थोड़ी डेट्स का, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे चलते हैं। सर जी थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इनकम की। इधर तक जितना मैंने अब पढ़ाया है, इधर तक आपका टेस्ट होना है मंडे वाले दिन, ठीक है सर जी? इनकम से पहले टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है सुबह 10 से लेके शाम इस क्लास से पहले तक आप टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट परफॉर्म करके दे दीजिए। असल बात पता क्या है? टेस्ट रूम से नीचे टीयर रूम जो है ना, वहाँ से बात पता क्या है? ये साथ के साथ तैयार करेंगे तो ठीक है। आपके पास मार्जिन नहीं है कि एक बार सो के उठे और फिर देखेंगे यार अब मेहनत करते हैं। जो करना है साथ के साथ करें। सर समझ आ रही है? जो करना है साथ के साथ करें। लो सर जी क्लास अपने टाइम पे चलेगी। क्लास अपने टाइम, क्लास तो 4 बजे होनी है। 4 बजे तक आप टेस्ट करके फारिग हो गए होंगे, फिर क्लास कर देंगे। ठीक हो गया? मंडे वाले दिन सुबह 10 से 4 बजे तक। ठीक हो गया? लो सर अब इनकम एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है, इसको पढ़ाने लगा हूं। सर इनकम इंक्लूड्स any amount chargeable to tax under the income tax ordinance 2001। इनकम में क्या शामिल है? कोई भी अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स हो अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कोई भी अमाउंट जिस पर टैक्स लगना हो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आपको मैं वैसे बताता चलूं, यहाँ पर 6 लाख जिसकी सैलरी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, साल की, महीने की 50,000 उस पर, उससे ऊपर ही टैक्स लगता है। तो जिस बंदे की सैलरी 6 लाख से ऊपर है वो कहता है जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है उसे इनकम कहा जाएगा। कोई भी अमाउंट जिस पे टैक्स काट के मिलना है या टैक्स मिल के जमा होना है वो इनकम है। सर जी यहां पर मैं रुक के कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं आपको अपने आपकी बाकी जिंदगी के लिए। एक बार ध्यान से समझ लो। मैं नौकरी करता हूं SBI में, 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है।
10,000 पे टैक्स काट के मुझे ये 90,000 देते हैं। ये जो 10,000 पे टैक्स कट के मुझे मिलते हैं, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। क्या कहते हैं? डिडक्शन ऑफ टैक्स। जब मुझे पैसे मिलने हो और टैक्स कट के मिले, इसे कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। दूसरी बात सुनना, मैंने जैज से 100 रुपए का, मैंने जैज से 85 रुपीज का लोड लेना था, जैज वाले ने मुझसे 100 रुपया लिया और फिर मुझे 85 का लोड दिया। ये ऊपर वाले 15 क्या है? कलेक्शन। मैंने 85 रुपए का लोड लेना था और मैंने 100 रुपए दिए तो मुझे 85 का लोड मिला। जैज वाले ने टैक्स कलेक्ट किया। अगर मैं जैज वाले को 85 रुपए देता तो उसने मुझे 85 का लोड नहीं देना था, उसने फिर मुझे 72 रुपए का लोड देना था। यार मेरी बात समझ आ रही है? गेम क्या है? गेम सिंपल है। पॉइंट नंबर 1, आप जो पैसे वसूल कर रहे हैं उस पर टैक्स कट के मिल रहा है। जो पैसे वसूल कर रहे हो और टैक्स कट के मिल रहा है, इसको डिडक्शन ऑफ टैक्स कहते हैं। जो पैसे पे कर रहे हो और टैक्स साथ ऐड करके जमा करा रहे हो, इसको कलेक्शन ऑफ टैक्स कहते हैं। जैज वाला टैक्स कलेक्ट कर रहा है, एसबीआई वाला टैक्स डिडक्ट करके मुझे पैसे दे रहा है। यार मेरी बात समझ आ रही है? डिडक्शन ऑफ टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये बातें दोनों पता होनी चाहिए। मैं जब बिजली का बिल जमा कराता हूं तो उसके अंदर टैक्स की अमाउंट शामिल होती है, वो उसके बाद जमा कराता हूं, टैक्स ऐड करके जमा कराता हूं। कलेक्शन ऑफ टैक्स, मैं पैसे जमा करवा रहा हूं, उसके साथ टैक्स भी ऐड करके करा, दिस इज कलेक्शन ऑफ टैक्स। मुझे 1 लाख रुपया डेटर ने देना था, 4,000 रुपये काट के 96,000 रुपया दिया, इसको क्या कहते हैं? डिडक्शन। मेरे पैसे वसूल होने थे, टैक्स कट के मिला, डिडक्शन। मैंने बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराया हुआ था, मुझे उस पर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलना था, मेरे अकाउंट में 1 लाख की बजाय 90,000 रुपये आया है, डिडक्शन। अब मैं पैसे वसूल कर रहा था, टैक्स कट के मिला, डिडक्शन। मैं पैसे अदा कर रहा था, टैक्स ऐड करके अदा किए, कलेक्ट। यार पिक कर गए हो? चलो ये अपनी सारी जिंदगी के लिए याद कर लो, ये ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सर जी अगर किसी अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट हो रहा है तो वो इनकम है अंडर एफटीआर। एफटीआर क्या है? फाइनल टैक्स रिजीम में आगे पढ़ना है। अभी मैं चाह रहा था मैं ये 2 बातें आपको क्लियर करता हूं। बाज़ औक़ात कोई चीज इनकम नहीं होती लेकिन टैक्स वाले उसे इनकम ट्रीट करते हैं। ऐसे ही मिसाल लें, मुझे एसबीआई वालों ने गाड़ी दी हुई है, गाड़ी किसकी है? एसबीआई की। मेरे पास वो गाड़ी है, मैं इस्तेमाल करूं, जब नौकरी छोड़ूंगा एसबीआई वालों को गाड़ी दे के जाऊंगा। मुझे बताएं मुझे कोई पैसा मिल रहा है? टैक्स वाला कहता है ये जो गाड़ी है ये एक फायदा है जो एसबीआई वाला मुझे दे रहा है और उसके हिसाब से इनकम मेरी इनकम में शामिल करता है। गाड़ी का जो फायदा मुझे मिल रहा है वो मेरी इनकम में शामिल करता है और उस पर टैक्स लगाता है। ये सच्ची मुच्ची की इनकम नहीं है, ये ट्रीट की जा रही है इनकम। यार मेरी बात समझ आ रही है? ट्रीट की जा रही है इनकम। तो भाई ये है ट्रीटेड एज इनकम। जिसको इनकम ट्रीट किया जाए वो भी इनकम है, जिस पे टैक्स कलेक्ट हो डिडक्ट हो वो भी इनकम है, जो चार्जेबल टू टैक्स हो वो भी इनकम है। सर इनकम में कमी आ जाए, लॉस ऑफ इनकम भी जो है उसे भी इनकम तस्वुर किया जाता है। लॉस ऑफ इनकम को भी इनकम तस्वुर किया जाता है। सर ये 4 बातें जल्दी से एक बार रीड कर लें। लॉस ऑफ इनकम क्या है? भाई ने कहा उसका थोड़ा क्लियर कर दें। सर जी एक टैक्स का कानून है कि किराया जो है ना अगर कोई बंदा वसूल कर रहा है तो वो किस पे टैक्स होगा? एक्चुअल या फेयर मार्केट वैल्यू पर।
इन दोनों में से जो हायर होता है उस पे मैं अपने एक दोस्त को अपना मकान किराए पर दे दिया। मेरे दोस्त ने मुझे 1 लाख रुपए किराया दिया, जबकि उस मकान की फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख थी। मुझे बताइए किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा? 1.5 लाख। क्यों जी? मेरी इनकम कितनी है? 1 लाख है। पैसे तो मुझे 1 लाख वसूल हुए हैं। अब मेरी बात समझना, असल में गेम ये है कि पैसे मुझे 1 लाख वसूल हुआ है, लेकिन 50,000 लॉस ऑफ इनकम है, चूंकि मैंने अपने रिश्तेदार को वो जगह किराए पे दी है। टैक्स वाले कहते हैं ये लॉस ऑफ इनकम को भी क्या ट्रीट किया जाएगा? इनकम ट्रीट किया जाएगा। यार मैंने आपके लिए खास तौर पे ये बात बताई है। सर जी समझ आ रही है? इस लॉस ऑफ इनकम को भी इनकम ट्रीट किया जाएगा। सर चारों बातें हो गई, एक बार फिर रीड कर लें, आगे चलता हूं। सर लो सर, सर हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं? सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये सारे हेड्स ऑफ इनकम हैं। ये सारे हेड्स ऑफ इनकम हैं। सर हेड, हर हेड ऑफ इनकम के अंडर, बोर्ड की बजाय मैं अब यहां लिखता हूं, सर जी हर हेड ऑफ इनकम के अंदर, मिसाल के तौर पे बिजनेस है, बिजनेस के सामने लिखा हुआ है 100 रुपये। पता है ये 100 कैसे आया है? सेल थी 180 रुपये की, एक्सपेंस था 80 रुपये का, बकाया कितना रह गया? 100। सर ये 100 इधर, वो कहते हैं हेड ऑफ इनकम के सामने जो अमाउंट लिखी हुई है वो पता कैसे आई है? उस हेड ऑफ इनकम के अंदर जितने पैसे कमाए माइनस उस हेड ऑफ इनकम में जितने खर्चे थे वो लेस किए, जो बकाया बच गया वो उस हेड ऑफ इनकम के सामने आ जाएगा। वो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है उस हेड ऑफ इनकम से कमाए 50 रुपए और उस हेड ऑफ इनकम में खर्च हुए 70 रुपए, तो उल्टा 20 रुपए का लॉस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। सर समझ आ रही है? ये 2 जुमले लिखे हुए हैं, जल्दी से इसको पढ़े, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। वो कहता है इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर द हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर क्या होगी? टोटल अमाउंट डिराइव बाय द पर्सन इन दैट टैक्स ईयर। उस हेड में से जितने पैसे कमाए एज रिड्यूस बाय टोटल डिडक्शन लेस जितने खर्चे किए, डिडक्शन यानी खर्चा, तो जितने पैसे कमाए माइनस जितने खर्च किए, जितने बकाया रह जाएंगे वो उस हेड ऑफ इनकम के सामने आएंगे। और वो कहता है जितने पैसे खर्च किए अगर वो ज्यादा थे और जितने कमाए वो कम थे, सर समझ आ रही है? जितने खर्च किए वो ज्यादा थे और जितने कमाए वो कम थे। जितनी खर्चे ज्यादा हुए हैं वो लॉस होगा। यार ये तो बड़ी आम बात है, आप लोगों को पहले ही पता है। जितने खर्चे एक्सेस हुए हैं, सर जी इनकम 50 रुपये, खर्चे 70 रुपये, कितने खर्चे इजाफी हैं? क्या समझा जाएगा? 20 का लॉस हो गया। यार मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी से ये तीनों लाइनें पढ़ें। जी सर जी, हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं मैंने साथ के साथ पढ़ा दिया। जितना आज का एरिया खास तौर पे वो टैक्सियर्स है, उसको बड़ा अच्छी तरह रट्टा लगाना है, क्रैम करना है। वो कई बार आया वैसे, ठीक है, वो हो गया। और इतने एरिया का इंशाल्लाह मंडे वाले दिन टेस्ट भी है, चैप्टर 1 और वो तैयार रखें, मंडे वाले दिन उसका टेस्ट है। कल इंशाल्लाह ये आगे पढ़ाऊँगा, मंडे वाले दिन पे टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चैप्टर नंबर 4 चलेगा। और फिर चैप्टर 4 जब ख़त्म होगा तो फिर हम दोबारा उसका चैप्टर 4 पूरे का टेस्ट लेंगे, जिसमें वो फिर आ जाएगा। डन हो गया? लो सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।